So yesterday's session we have seen the making of Indian Constitution, right? कि कैसे circumstances थे Constitution बनाने के पहले, that India was divided into various parts and किस basis पे divided था, religious basis पे divided था, and क्या किया था Britishers ने, उन्होंने princely states जो थे उनके ऊपर decision रखा था कि आपको या तो इंडिया के साथ मर्ज करना है या आपको पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है या खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रखना है। एंड ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोच रहे थे। तो ये पैराग्राफ तक हम लोग ने कल देखा था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, राइट? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बना रहे थे दे वर वरिड। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इंडिया का एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ऑफ द country. Now let us see the path of constitution. कैसे सारे circumstances थे, इतना anxieties था, problems था, तो कैसे constitution बना, let us see. Despite of all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian constitution. Unlike South Africa, they do not have to create a consensus about what a democratic Indian should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle, right? South Africa में कैसे था, जो black majority थी, white majority थी, दोनों एक साथ बैठे थे, उन्होंने सारे points discuss किए थे. They were, thinking, imagining कि हमारा future कैसा होगा. बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। व्हाई? बिकॉज हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स के अंडर जब हम थे एंड जब वी वर वांटिंग, वी वर इन द नीड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उसी टाइम पे हमें पता चल गया था कि हमें हमारा फ्यूचर इंडिया कैसे चाहिए। सो दिस वाज वन ऑफ द एडवांटेज फॉर इंडिया एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence, right? कि ऐसा खाली एक स्ट्रगल नहीं था कि चलो ब्रिटिशर के रूल से हम लोग को खुद को फ्री करना है, बट वो फ्री तो करना ही है। एट द सेम टाइम हमारे सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स है इंडिया का, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं, वो भी एक बड़ा स्ट्रगल था। क्यों? बिकॉज बच्चा इंडिपेंडेंस के पहले कैसे होता है, देयर वर मेनी फ्रीडम स्ट्रगल जो फाइट किए गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर ऐसा भी बहुत सारा था कि इतने सारे लोग आते हैं, राइट? तो सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कोई पॉइंट पे जब मैं बिलीव करती हूँ तो शायद वो पॉइंट पे आप बिलीव नहीं करो या आपका मेजोरिटी ना हो। सो सबके ओपिनियन, सबके डिफरेंसेस थे, एंड इसीलिए इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट for members of India to create Indian constitution. Such differences exist even today, right? Because जितने नंबर में group of people रहेंगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होगा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, एंड डिफरेंसेस आएंगे. Yet some basic ideas has come to be accepted by almost everyone. But कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट होता है ना, चलो मैंने ये पॉइंट पे बात किया, मे बी आप वो पॉइंट पे डिसएग्री करते हो, बट समवेयर और द अदर यू आर सेइंग सम अदर पॉइंट जिसपे मैं अग्री करूँ। तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि चलो कोई बेसिक आइडिया हो गया या बेसिक पॉइंट्स हो गए, जिसपे क्या सारे ही लोग मानते, सारे ही लोग रेडी हो जाते। एंड एज फार एज इन 1928, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कब का बात है? 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। मतलब क्या बनाया गया था कि ये पॉइंट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एंड उनके साथ कांग्रेस लीडर्स, 8 कांग्रेस लीडर्स थे जो साथ में आके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। In 1931, the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1928 में ड्राफ्ट किया, 31 में कराची सेशन में क्या बताया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, एंड एवरीथिंग वाज मेंशन्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protect the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constitution Assembly met to deliberate on the
कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो 1928 का था एंड 1931 का था, दोनों में ही क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए थे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या बच्चा के एवरी मेंबर जो 18 प्लस है उनको क्या होना चाहिए? उनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसे थे? ब्रिटिशर्स के रूल में देयर वाज स्पेसिफिक पीपल ओनली हु वर एक्चुअली अलाउड टू वोट, बट आफ्टर दीस 1928 एंड 1931 दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स यूज किए थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के एवरी सिटीजन हु इज 18 प्लस हैव राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, के फ्रीडम का भी राइट उन्हें होना चाहिए, एंड इक्वालिटी होना चाहिए, अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी अमॉन्ग द सोसाइटी। एंड इक्वालिटी के साथ साथ कौन सा पॉइंट इंक्लूड किया था? राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, के जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले पॉइंट्स भी मेंशन किए गए थे। दीज ऑल वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है बच्चा? जब सारे लीडर्स एक साथ आके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसका मीनिंग पिंक में है ना हाईलाइट, तो आपको मीनिंग यहाँ पे सबसे नीचे दिखेगा आपके चैप्टर खत्म होने के बाद। So even there you can see what is Constitution Assembly, when all the leaders come together and they draft Constitution. तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स सारे ही लीडर्स जो Constituent Assembly में मेंबर थे, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स पे अग्री किया। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to few, as I said earlier, right? मैंने जैसे पहले बताया कि ब्रिटिश रूल में कैसा था, सारे ही लोगों को वोट का राइट नहीं था, स्पेसिफिक लोग थे जिनको वोटिंग का परमिशन दिया था। On that basis, the Britishers had introduced very weak legislatures, right? एंड इसीलिए क्या था बच्चा, उनका जो जुडिशरी सिस्टम था, उनका जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था, वो कैसा था? एकदम वीक था। क्यों? बिकॉज सारे ही लोगों को राइट नहीं था, स्पेसिफिक लोग थे। एंड वो लोग भी कैसे वोट करते थे? जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर, मतलब उनका क्या सपोर्ट रहेगा, उन्हीं को वोट करते थे। तो इसीलिए उस टाइम पे उस टाइम का अपना जो जुडिशरी सिस्टम था, अपना जो लेजिस्लेचर सिस्टम था, वो कैसा था? लिटिल बिट वीक। व्हाई? बिकॉज नॉट everyone was given the right to vote. Elections were held in 1937 to provincial legislatures and minister all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by India in the working of the legislature institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. तो क्या हुआ बच्चा 37 में? प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के लिए एंड मिनिस्टर्स के लिए वोटिंग रखा गया था। उस टाइम का जो गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, बट जैसे लोगों ने उसमें पार्ट लिया, सब लोग ने उसमें वोटिंग में पार्ट लिया, तो उस हिसाब से लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल गया कि ठीक है, हमारा जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करना चाहिए एंड वो कैसे वर्क करना चाहिए। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. समझा है बच्चा यहाँ तक? Any doubt so far? No, ma'am. Okay. Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Okay, तो बार बार हम constitution के बारे में, उसका framework draft कैसे करना है, वो सब सोचते थे, तो उसका एक अलग benefit भी था। क्या था? Let us see. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms, right? कि आप एक ही process में बार बार part लेते हो, तो चलो आपको experience आता है, and experience के साथ साथ क्या आता है बच्चा? एक confidence आ जाता है कि चलो ये काम में मुझे होगा सपोर्ट, बिकॉज मैं यही काम बार बार कर रहा हूँ। तो एक क्या हो गया था उस टाइम पे, हमारे जो लीडर्स थे उनको क्या आ गया था? एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ओके, कंट्री को कैसे रन करना है। एंड जब वो दूसरे कंट्रीज को भी देखते थे, तो उसी से भी उनको क्या मिलता था? एक इंस्पिरेशन मिलता था, एक एक्सपीरियंस मिलता था। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in US, right? जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड होके बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया है?
they have started fighting against Britishers, right? तो यहाँ पे भी वही बताया है कि क्या बताया है, many of our leaders क्या हुए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए हैं. The practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many to think of shaping a system. Sorry, मैंने ऊपर जो बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, so sorry, मैंने ऊपर क्या बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके they have learned how to fight against Britishers. No, they have learned the democracy power, right? Britishers कहाँ पे आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? Exactly, my mistake, I'm so sorry. But फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बच्चा इंस्पायर होके उन्होंने क्या मतलब क्या इंस्पिरेशन लिया है कि अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसी होनी चाहिए, राइट? उस टाइम पे जुडिशियल सिस्टम आया था, लेजिस्लेटिव आया था, तो वो चीज से हम लोग ने क्या हुए थे, हमारी कंट्रीज और बाकी सारी कंट्रीज क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. देखो ये चीज से हम इंस्पायर हुए थे. उनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी वाला जो वैल्यू था ना, क्योंकि इकोनॉमिकली भी कंट्री इक्वल होना चाहिए एंड सोशली भी कंट्री में इक्वालिटी होनी चाहिए थी, तो ये चीज से इंडिया एंड बाकी के सारे कंट्रीज क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. पर ऐसा नहीं था कि चलो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए तो जो जो वो लोग कर रहे वही हम कर रहे थे, नहीं. एट एवरी पॉइंट हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि क्या ये डिसीजन हमारे कंट्री को सूट करेगा, क्या ये हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट है, एंड फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके वो लोग ऐसे डिसीजंस ले रहे थे. एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था, फैक्टर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनना चाहिए. समझा है बच्चा यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? No, ma'am. पॉइंट. No doubt. समझा. ओके, let us see आगे क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, नाउ हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको भी लगता होगा ठीक है चलो कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत था इसीलिए बनाया, बट बनाया किसने, किसके ऊपर ये राइट था कि चलो आप कौन मेकर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? कभी कभी ऐसे डाउट आता है, राइट? सो यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब हम लोग ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या रूल्स आता है, वो कंट्री के बेनिफिशियल के लिए होता है, उसमें बताते हैं कि क्या क्या रूल्स है जो कंट्री के लोगों को, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, क्या लिमिटेशन के अंदर वो होते हैं. तो वो सारी चीजें हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन में. बट अब हम देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया किसने, कौन कौन से लीडर्स थे जिनका इनपुट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में था. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constitution Assembly. Okay, Constitution Assembly किसको बोलते बच्चा? एक ग्रुप था लीडर्स का जो इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. Elections to the Constitution Assembly were held in July 1946. तो अब ये लीडर्स कौन होने चाहिए? ऐसे नहीं ना कि मेरे फेवरेट लीडर्स है तो मैं बोल दूंगी चलो भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन मैम बनाओ, बाबा नहीं. साहेब अम्बेडकर ना, डॉक्टर बाबा या साहेब अम्बेडकर. वो भी आएंगे, परफेक्ट, बराबर, सही है. तो यहाँ पे वही बताया बच्चा के उसके लिए भी मतलब जो लीडर्स है वो कैसे आए थे, उनका भी ये देखो यहाँ पे लिखा है, उनके लिए भी क्या किया था, इलेक्शन बन दिया गया था. ओके, उनके लिए भी इलेक्शंस थे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है. सो इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन 1946. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. तो जुलाई में इलेक्शन ही हुआ गया था कि कौन कौन लीडर्स इसमें पार्ट ले सकता है, एंड फिर दिसंबर में 1946 में उनका फर्स्ट मीटिंग हेल्ड किया गया था. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constitution Assembly was also divided into the Constitution Assembly of India and that of Pakistan. But जैसे ही हमारा Constitution Assembly बना था 1946 में, उसके जस्ट बाद इंडिया जो था, इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गए थे, अलग अलग डिवाइड हो गए थे. तो उसी हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो भी डिवाइड हो गया था, एक अलग से इंडिया का हो गया था, एक अलग से पाकिस्तान का हो गया था. The Constitution Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members and the one of Pakistan
sorry, the assembly adopted the constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 November 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का. तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था ना बच्चा, उसमें कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे. एंड वो कभी अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में उसे अडॉप्ट किया गया. तो उसके ऊपर काम कर रहा था, बट वो इफेक्ट में कब आया, कब उसका वर्किंग एक्चुअली स्टार्ट हुआ? 1950 में, 26 नवंबर 1950 में. एंड तब से हम आज तक क्या करते हैं? ये दिन पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इज इट क्लियर? एनी डाउट Yes, सो ma'am. फार? No, ma'am. No doubt. ओके. ओके, सो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे वी हैव राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम पे कौन थे? ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, सो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वो लॉयर भी थे, एंड ही वाज नोन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह. तो जो चंपारण सत्याग्रह था, उसमें इनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था, एंड इसीलिए उन्हें लोग पहचानते थे. 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. ओके, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो प्रेसिडेंट थे ही, एट द सेम टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उस टाइम पे, उसके भी वो 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं. एंड लेटर इफ यू सी, ही वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट लीडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. सेकंड के बारे में हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं. दक्ष बच्चा क्यों लेट हो गया आने को? दक्ष, काइंडली अनम्यूट एंड आंसर. इतना लेट क्यों हो गया बच्चा? दक्ष, आर यू देयर? क्या हो गया बच्चा? व्हाई सो लेट टुडे? अरे चैट में लिखने से अच्छा बोलो, माइक को म्यूट करके चलेगा, अनम्यूट करके. ओके चलो, नो इश्यूज, नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम. हाँ, या. नेक्स्ट, why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? अब कभी कभी लोगों को ऐसे डाउट आता है, ठीक है चलो ये लीडर्स ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अच्छा है, बट ये 6 decades ago का है, इतने पहले का है, 1950 की बात कर रहे हैं. तो ये इतना पुराना है, तो हम क्यों इसे अभी माने? उस टाइम के रूल्स तो कितने पुराने हो गए. अभी तो कंट्री मॉडर्न हो गया है, आगे बढ़ Ma'am, चुका है. decades. क्या बोल रहे हो बच्चा? तो या मतलब क्या बोल रहे हो? Decades. आपको डेकेड्स नहीं पता क्या होता है? डेकेड्स, 10 years, 100 years क्या होता है? हाँ, ओके मैम. हाँ, मैं भूल गया था. मैम मालूम है. क्या 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 होता है पर बताओ. मैम मतलब सेंचुरीज में 100, डेकेड्स में 10 years ऐसे में. हाँ, डेकेड्स इज 10 year, अ पीरियड ऑफ 10 years को हम क्या बोलते हैं? डेकेड्स. एंड सेंचुरी इज 100. आप क्रिकेट में देखते हैं ना, सेंचुरी मारा. यस मैम. या सो 6 decades ago का है ना, मतलब 60 years पुराना है. 1950 मतलब आपकी ये टेक्स्ट बुक 2010 या 2010 11 की होगी, इसीलिए क्या बताया है? 6 decades ago बताया है वैसा. तो यहाँ पे वही बताया है कि इतनी पुरानी, मतलब पुराने टाइम के रूल्स बनाए थे, तो वो अभी क्यों फॉलो करने, राइट? उस टाइम पे तो वर्ल्ड कितना पीछे था, वर्ल्ड इन दी सेंस टेक्नोलॉजी पीछे था, बहुत सारी चीजें पीछे थी. अभी कैसे मॉडर्न होते गया है, तो क्यों हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें? कभी कभी लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आते, तो उसका आंसर भी यहाँ पे बताया है. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन. एंड इसी का एक रीजन हम लोग ने पहले भी देखा है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये मेंबर्स के व्यूज को मेंशन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. नहीं, उन्होंने सारे लोगों के व्यूज को, जिसपे सब एक साथ हामी भर रहे, एवरीवन इज अग्रीइंग टू दैट व्यू, वही व्यू को उन्होंने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है. एंड दैट इज द रीजन वन शुड follow this constitution no matter how old it is. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite the constitution afresh because the basic rules were not acceptable to
all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. Okay, कोई कोई country में कैसे उनको वापस से पूरा constitution वापस से नया लिखना पड़ा, क्यों? बिकॉज उसके जो बेसिक रूल थे वो वहां के लोगों को कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। एंड कहीं कहीं कंट्रीज में तो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक पेपर पे रह चुका है, कोई उसे फॉलो करता नहीं है। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। विद अस द एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। के हमारे साथ भी ऐसे हुआ है कि बहुत सारे ग्रुप्स आए हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट ऐसा कोई भी सोशल या पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या किया है उसके मतलब डाउट किया है वैसा। एंड ये क्या है, एक अडोरेबल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे वैसा बताया गया। सी द सेकंड लीडर ओवर हियर इज जयपाल सिंह। he was a sportsman, he was an educationist, मतलब क्या, एजुकेशन में उनका काम था, educationist and a sportsman as well. He was the captain of our first national hockey team, जो हमारी first national हॉकी टीम थी उसकी भी वो कैप्टन थे। He was the founder president of आदिवासी महासभा एंड लेटर ही वॉज द फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। तो ये एक सेकंड मेंबर थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। अब ये फर्स्ट रीजन हो गया कि ठीक है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भले ही इतना पुराना है क्यों फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उसमें लीडर्स के सिर्फ एक ही लीडर का व्यू नहीं है, सब लोग के कन्विंसिंग व्यूज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। नाउ द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चा? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? हेलो? या ओके। The second reason for accepting the constitution is that the constitution assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time. So the Constitution Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. बराबर ना? second point क्या है कि Constitution Assembly जो मतलब जो हमारा Constitution है वो किसने बनाया है? लोग ना, people of India, they have made it because Constitution Assembly में जो सारे members थे वो क्या थे? वो इंडियन ही मेंबर्स थे। एंड उस टाइम पे वी डिडंट हैड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला रूल, वो तो हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला एंड फिर उसे फॉलो करने लगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था तो ऐसा नहीं था कि सारे ही लोगों को हम क्या वोटिंग का राइट्स दे सकते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। सो दैट इज व्हाई पीपल कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली, sorry, people in the constitution assembly could not be chosen directly, right? क्योंकि उसके बाद constitution में point आने के बाद universal adult franchise का we started this rule। फिर क्या है देखो यहाँ पे you can see the third leader who is H.C. मुखर्जी। वो कौन थे? He was vice chairman of constitution of assembly। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते who was the vice chairman of constitution assembly, who was the president of constitution assembly। तो बच्चा ये आपको आना चाहिए। Next is he was the member of all Christian Council and Bengal Legislative Assembly। And फिर वो क्या बने? He was the governor of West Bengal as well। Okay, so ये सारे points आप याद रखो। देखो, it was elected mainly by the members of the existing provisional legislature that we mentioned above। This ensures a fair geographical share of members from all the regions of countries। तभी आपको डाउट आया होगा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो वोटिंग किया गया था, तो फिर वो लोग कैसे आए थे? तो बच्चा एवरी स्टेट में से जो हर एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स रहता है ना, हर एक स्टेट में से एक एक मेंबर को उठाया गया था वैसा। तो इसमें से क्या होता है दैट हर एक रीजन के मेंबर थे कंट्री के, हर हमारे कंट्री में जो जो सारे रीजन है वो सारे ही रीजन के एक एक मेंबर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। समझ रहा है आपको कैसे मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? Yes, ma'am. या The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that lead Indians freedom struggle। but उसमें domination किसका था? उसमें domination
ज्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, बिकॉज उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त वही एक पार्टी हमारे कंट्री में थी. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. बट खुद कांग्रेस अभी ठीक है, चलो डोमिनेशन था कांग्रेस का, पर कांग्रेस में भी इतने सारे लोग थे, तो उनके भी अंदर ही अंदर क्या होते हैं, व्यूज और ओपिनियंस में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं. And thus, the assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms, too, the assembly represented members from different languages, groups, castes, classes, religions, and occupation. Even if the Constitution Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been different. पर कैसे होता था, कांग्रेस ज्यादातर उसे रूल करता था, उसका ज्यादातर क्या था, ये था, मतलब क्या बोला अपन ने ऊपर, कांग्रेस का ज्यादातर डोमिनेशन था. बट कभी कभी ऐसा होता था कि पीपल दे यूज दे वर नॉट ओके विद द व्यूज ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड दैट इज व्हाई पीपल disobeyed that rule. जो भी ओपिनियंस आते थे, अगर उनके मैच नहीं होते थे तो वो क्या कर देते थे, नहीं मानते थे वैसा. अब असेंबली में देखे तो असेंबली में भी एज आई सेड अर्लियर कि सारे ही रीजन के मेंबर्स इंक्लूडेड थे. तो अगेन दैट इज a combination of different languages, because people from every region was included there, different groups of people, different classes, different religions, and that is how people in constitution assembly was selected. It was elected by universal adult franchise. मतलब क्या, सारे ही लोग अलाउड नहीं थे, बट जो हमारे प्रोविजनल लेजिस्लेटर्स थे उसके हर एक मेंबर्स हर एक स्टेट के वर allowed. And that is how you can see the composition of different languages, classes, religions in Constitution Assembly. Finally, the manner in which the Constitution Assembly worked gives sanctity to Constitution. The Constitution Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Okay, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बच्चा एकदम सिस्टमैटिक मैनर में चलता था. पहले तो जो बेसिक रूल्स है जो सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए थे वो बने थे, बेसिक प्रिंसिपल बने थे. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitutional for discussion. जैसे हम लोग को पहले पार्थ ने बताया कि डॉक्टर आम्बेडकर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या किया था, एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी जो डिस्कशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो सारे डिस्कशंस होते थे उसके ऊपर काम करते थे. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. More than 2000 amendments were considered. अभी ये रूल जो बनाने हैं, ड्राफ्ट करना है, तो उसमें भी सारे ही पॉइंट्स मेंशन किए गए थे. 2000 अमेंडमेंट्स मतलब 2000 एग्जाम्पल, जैसे हर एक क्लॉज, हर एक राउंड ऑफ डिस्कशन हुए गए थे. उसमें से कितने द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly had been recorded and preserved. कि हर एक ओपिनियन कोई दे रहा है, हर एक अपना पॉइंट दे रहा है, हर एक चीज जो बात कर रहा है वो सारी ही रिकॉर्ड की गई थी, अभी तक प्रिजर्व भी की गई है. These are called constitutional assembly debates. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में फर्क समझा है. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम किसे बोलते हैं, जो लीडर्स इलेक्टेड हुए थे, जो लीडर्स इलेक्ट हुए थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो लीडर्स, वो ग्रुप ऑफ पीपल को हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हम किसे बोलते हैं, कि वही लीडर्स ने जो सारे पॉइंट्स, जो सारे वर्ड्स बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसको प्रिजर्व किया गया है, संभाल के रखा गया है. तो वो जो वर्ड्स उन्होंने बोले हैं, वो जो रिकॉर्डेड फाइल है जो प्रिजर्व की गई है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स बोलते हैं. इज इट क्लियर बच्चा लोग, दोनों ही चीजों में डिफरेंस समझा है, बोथ ऑफ यू? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स दोनों का ही फर्क समझा है? या थैंक यू बच्चा.
When printed, this debates are 12 bulky volumes, and जब उन्हें प्रिंट किया, ये तो क्या प्रिजर्व करके रखा गया था, और जब उसे प्रिंट किया तो कितना था, 12 bulky volumes, इतना बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट्स बन गया था. This debates provided the rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of constitution. But ये संभाल के क्यों रखा है बच्चा, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो गया था, एंड इसीलिए वो क्या है, एक रैशनल है, एक क्या बोलते हैं आपके, एक एग्जाम्पल है कि क्यों ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में वहां पे डिस्कशन किया गया है. एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. समझा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कैसे लोगों को सिलेक्ट किया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सारी चीजें समझी है. क्यों हमें, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पुरानी है, बट क्यों उसे फॉलो करना चाहिए. इज एवरी पॉइंट क्लियर टू यू बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके. नाउ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये तो हम लोग ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन किस किस लोगों ने बनाया, डिबेट्स क्या है, वो सारे देखिए. नाउ वी विल सी वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. Okay, तो अभी हम पूरा constitution को समझने वाले हैं. तो इतने बड़े बुक को कैसे समझे, तो टू वेज में हम समझेंगे. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज इक्वली important to read what the constitution says about its own philosophy, and that is what the preamble to the constitution does. तो एक चीज हम कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो समझ के हम समझ सकते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होता है. अगर आप हर एक आपका कोई भी टेक्स्ट बुक खोलो, तो टेक्स्ट, मैंने कल भी बताया था, टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसा प्रियम्बल वाला पेज होगा. देखो, कोई भी आपका टेक्स्ट बुक खोलोगे ना आप, टेक्स्ट बुक के पीछे ये वाला पेज होता है. Yes, ये ma'am. देखो, हाँ. या तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं बच्चा. तो ये प्रियम्बल को हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसे हम समझते हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. सो लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन. ओके, फर्स्ट इज द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कि क्या था ड्रीम लोगों का एंड क्या प्रॉमिस उन्होंने निभाया कॉन्स्टिट्यूशन में. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मार्कर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. महात्मा गांधी, ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. यहाँ पे अगर आपने देखा तो दुर्गाबाई देशमुख देखे हम लोग ने, फिर मुखर्जी देखा, जयपाल सिंह देखे, राजेंद्र प्रसाद देखे. बट यहाँ पे एक चीज आप लोग ने देखा होगा कि जो महात्मा गांधी है, वो जो मेकर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सारे हम लोग ने पढ़े, उनमें वो उनका नाम मिसिंग है. He was not a member of Constitution Assembly. क्यों उनका नाम मिसिंग है, यहाँ पे वही लोगों का नाम बताया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है, पर जो गांधी जी थे वो उस टाइम पे मेंबर नहीं थे, एंड इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है. Yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. ठीक है, भले ही वो मेंबर नहीं थे असेंबली के, बट उनका जो विजन था, उनका जो थिंकिंग था, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे. एंड उन्होंने एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया करके 1931 में. उनमें उन्होंने वो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए. तो वो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे वो हम लिखते हैं. ये चीज है जो उन्होंने अपने मैगजीन में लिखी थी, यूथ इंडिया, सॉरी यंग इंडिया में. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is the country in whose making they have an effective voice, and India in which there should be no high class and low class of people. क्या बता रहे वो कि मुझे एक ऐसा कंट्री चाहिए जो सारे ही रूल्स अंडर, किसी के भी अंडर ना रहे. एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे पुअर, जो सबसे पुअर रहेगा, उसे भी ऐसे लगनी चाहिए कि नहीं, ये मेरी कंट्री है एंड मेरे ही आवाज को क्या वैल्यू है. ऐसा नहीं मैं पुअर हूँ तो मुझे लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, या मेरे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे. नहीं, जो
जो पुअर है उसके भी वॉइस को इतना ही रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए. व्हाट ही सेइंग, आई वांट अ कंट्री इन व्हिच देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई क्लास, लो क्लास, एंड इंडिया इन व्हिच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी. कैसा कंट्री चाहिए कि सारे ही अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज हो, बट वो क्या एक साथ खुशी से रहने चाहिए. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. फिर वो क्या बता रहे हैं, मुझे एक ऐसा कंट्री चाहिए जिसमें अनटचेबिलिटी, जो उस टाइम पे बोलते थे अछूत के आप छुओ मत, वैसे तो वो सारे लोगों को भी ऐसे मतलब वो होना ही नहीं चाहिए. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन कि ये अनटचेबिलिटी वाले हैं, या उनको ऐसा भी कंट्री नहीं चाहिए था जहाँ पे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हो. द कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दीज things. Women will enjoy the same right as men. फिर उन्होंने क्या बताया, इक्वालिटी होनी चाहिए, जो राइट्स मेन को मिल रहे हैं वही वुमेन्स को मिलने चाहिए एंड दे शुड एंजॉय इट. आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. एंड वो क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तो मेरे से ज्यादा कोई भी सेटिस्फाइड पर्सन नहीं होगा. समझ रहा है क्या सारे पॉइंट्स महात्मा गांधी जी ने लिखे थे अपने मैगजीन में, how he wanted the constitution to be according to him. Yes, Are ma'am. you guys getting it? Okay. This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constitution Assembly, he stated his anxiety very clearly. Okay, बट यही चीज को अंबेडकर जी भी सपोर्ट करते थे, उन्हें भी इनइक्वालिटी नहीं चाहिए था, बट कभी कभी उन्हें महात्मा गांधी जी के पॉइंट्स पसंद नहीं आते थे एंड वो बिटरली मतलब एकदम कड़वी तरीके से उसे क्रिटिसाइज करते थे. तो वो कैसे क्रिटिसाइज करते थे वो यहाँ पे बताया. सी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का. On 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, Ma'am, one value. Yeah, आपका स्क्रीन रुक गया. sorry. मैम आपका स्क्रीन में Uh, बहुत लैग हो रहा है मैम. मतलब एक ही मिनट, I'll stop sharing. वरना सी ना बच्चा, सेशन वैसे भी 1 मिनट में हो ओवर, इट विल गेट ओवर. सो काइंडली रीजॉइन ना, फिर ही अपन स्टार्ट करते. ठीक है, काइंडली ओके रीजॉइन मैम. विद द सेम लिंक. ओके.